नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा आरएस मैथ्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक है द्रव्य की अवस्था, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोस्तों जो द्रव्य है उसकी बेसिक विशेषताओं के बारे में और उसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम ठोस, द्रव और गैस का है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। द्रव है, द्रव के विभिन्न गुण होते हैं जैसे दोस्तों उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें केशिकत्व पढ़ेंगे, वाष्पीकरण पढ़ेंगे, इसके अलावा श्यानता पढ़ेंगे, इसके अलावा प्रसन्नाव पढ़ेंगे। दोस्तों गैस के बारे में पढ़ेंगे, निष्क्रिय गैसें क्या होती है, नोबल गैसें क्या होती है, और गैसों के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है, अनुगतिक सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, ये तो हमारे जो द्रव्य होता है उसकी चौथी और पांचवी अवस्था है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम एक बाय एक। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों द्रव्य क्या होता है। द्रव्य को मैटर बोलते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ। एक होता है दोस्तों द्रव्य और दूसरा होता है द्रव। द्रव्य दोस्तों वो होता है यानी कि जो द्रव्य की जो बेसिक डेफिनेशन होती है दोस्तों वो होती है कि ऐसे कोई भी पदार्थ जो आयतन घेरता है, यानी कि जिसका वॉल्यूम होता है और जिसका आयतन के साथ साथ जिसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। दोस्तों द्रव होता है वो लिक्विड होता है, यानी कि ये लिक्विड है, और जबकि ये द्रव्य होता है वो मेटर होता है। अब दोस्तों द्रव्य की परिभाषा हो गई, यानी कि जो आयतन घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। इसके बाद दोस्तों जो द्रव्य होता है उसकी कुछ 4-5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेसिक गुण है, उनके बारे में हमको पता करना है, यानी कि जानना है। सबसे पहले दोस्तों जो कोई भी द्रव्य होता है उसके कणों में क्या पाया जाता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे द्रव्य होता है वो कई सारे कणों से यानी कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये हमने परमाणु की जो संरचना होती थी उस चैप्टर में भी पढ़ा था। यानी कि जो द्रव्य होता है वो कई सारे कणों यानी कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इन कणों यानी परमाणुओं के बीच एक दूसरे के बीच क्या होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल होता है। और इसी आकर्षण बल के आधार पर दोस्तों द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, यानी कि तो द्रव्य ठोस रहेगा, द्रव रहेगा या गैस रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि द्रव्य के अंदर जो आकर्षण बल है वो कितना होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो प्रॉपर्टी है द्रव्य की, द्रव्य के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी किसी में ये कम होती है और किसी में ये ज़्यादा होती है। इसके आधार पर भी ये द्रव्य की अवस्थाएं निश्चित होती है। दोस्तों तीसरी अवस्था होती है द्रव्य की, उसमें होता है कि द्रव्य के कणों में क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है, यानी कि विसरण अगर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, यानी गैसों में ज़्यादा पाया जाता है जबकि ठोसों में नहीं पाया जाता। दोस्तों जो अपन बात कर रहे थे गतिज ऊर्जा की, जो द्रव होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्य जो ठोस होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, यानी कि कण है अपने स्थान पे ही केवल कंपन करके रह जाते हैं, जबकि गैस में कण एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रीली मुक्त आसानी से प्रवाह करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी द्रव्य होता है उसकी बेसिक विशेषताएं हो गई, और उन्हीं बेसिक विशेषताओं के आधार पर दोस्तों क्या होता है, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। ये अवस्थाएं दोस्तों क्या होती है, सामान्य ताप दाब की अवस्थाओं में पाई जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल दोस्तों हम लेते हैं वाटर का, यानी कि H2O का, जल का। दोस्तों जो किसी एक ऐसे तापमान पे जो होता है H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसका वो हो जाता है ठोस, यानी कि बन जाता है हमारे बर्फ पे। और दूसरा दोस्तों अगर उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के बीच रखते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, उसके कणों में जो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और वो किस में बदल जाता है दोस्तों, द्रव में बदल जाता है, यानी कि जल में बदल जाता है। और उसी अगर जल को हम अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, वाष्प बन जाता है। और इसका क्यों बन जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके जो कण होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
यानी कि आकर्षण बल होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए जो द्रव क्या होता है दोस्तों, गैस में बदल जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये ठोस, द्रव और गैस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इनके कणों के अंदर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान ली हमको ऐसे पूछ लिया कि ठोस पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। ठोस, द्रव और गैस की विभिन्न जो हमारे 7-8 पॉइंट है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकार, आयतन, घनत्व, गतिज ऊर्जा, संपीड़ितता और विसरण। इन पॉइंटों के आधार पे हम क्या बताएंगे दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं बताएंगे। तो अगर दोस्तों हमारे को अगर हम केवल ठोस के बारे में पूछ लिया जाए तो भी हम इन्हीं 7 पॉइंट के बारे में उसकी विशेषता बताएंगे। द्रव के बारे में पूछ लिया जाए तो भी हम इन्हीं 7 पॉइंट के आधार पर उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। और गैस के आधार पर पूछ लिया जाए, गैस के ऊपर पूछ लिया जाए तो भी हम 7 पॉइंट के आधार पर हम उसकी विशेषता बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर तुलनात्मक अध्ययन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा क्या है, यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं हो और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो दोस्तों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल, वो क्या होता है, ठोसों में सबसे ज्यादा उच्च होता है, द्रवों में ठोसों के और गैस के मुकाबले मध्यम होता है, और गैस में क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। आकार क्या होता है दोस्तों, ठोसों का आकार क्या होता है, यानी कि जो उनकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है, वो निश्चित होती है। द्रव की जो संरचना होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि अगर द्रव को क्या करते हैं दोस्तों, हम बोतल में डालते हैं तो बोतल की शेप ले लेता है, और या हम मटके में डालते हैं तो मटके की शेप ले लेता है। और गैसों का तो दोस्तों आयतन अनिश्चित, वो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि द्रव का भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो जैसे दोस्तों जो हमारा NaCl होता है, नमक होता है, वो ठोस है, और उसको भी हम अगर एक डिब्बी में डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है। हम दूसरे उसको अगर किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उसका आकार ले लेता है। तो क्या यहाँ पे भी हमारे ठोस का आकार निश्चित नहीं हुआ दोस्तों? यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके जो NaCl का एक नमक का जो अणु होता है उसकी बात करते हैं, यानी कि उसका आकार क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है उसके बारे में। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आकार निश्चित होना। अब दोस्तों आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, यानी कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, ठोस और द्रव का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, यानी कि जैसे 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर ही रहेगा। जबकि गैस क्या होती है दोस्तों, जिस भी कमरे में या जहाँ पे भी हम उसको छोड़ते हैं वहाँ पूरी तरीके से वो फैल जाती है। घनत्व दोस्तों, घनत्व, ठोसों का घनत्व उच्च होता है, द्रवों का घनत्व मध्यम होता है, और गैस का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। गतिज ऊर्जा दोस्तों ठोसों में क्या होती है, सबसे कम होती है। ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से फ्री नहीं होते, इसलिए इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। द्रव में थोड़े थोड़े हिल डुल सकते हैं, जो कण होते हैं वो थोड़े बहुत हिल डुल सकते हैं, जबकि गैस में तो कहीं पे भी, यहाँ से वहाँ कहीं पे भी जा सकते हैं। संपीड़ितता की बात करें दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो ठोस होते हैं उनमें सबसे कम संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है दोस्तों, हम उसको दबा के मतलब उसका वॉल्यूम बदल सकते हैं कि नहीं। ठोसों में दोस्तों ठोसों में क्या होती है, जैसे अगर हम उसको दबाएंगे भी तो उसकी जो साइज है वो, यानी कि वॉल्यूम है वो बदलता नहीं है। जबकि द्रव में हम थोड़ा बहुत उसको संपीड़ित कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा मात्रा में संपीड़ित नहीं होता। जबकि गैस है उसको बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि अगर गैस क्या होती है दोस्तों, उसको एक बोतल में कोई गैस है उसको हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाती है, और वापस उसको संपीड़ित करके क्या कर सकते हैं, हम उसको बोतल में कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम वॉल्यूम में उसको संपीड़ित कर सकते हैं प्रेशर बढ़ा के। दोस्तों विसरण का गुण होता है वो क्या होता है, ठोसों में कम होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में बहुत उच्च होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये ठोस, द्रव और गैस में तुलनात्मक स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन का ये टॉपिक यहीं पे होता है। अगर आपको द्रव के बेसिक गुणों के बारे में पूछे तो दोस्तों आपको इन्हीं पॉइंट के आधार पर लिखना है, यानी कि कैसे लिखोगे आप, द्रव के अणुओं में जो फोर्स ऑफ आकर्षण बल ठोसों के अपेक्षा जो होता है कम होता है, और गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। ठोसों का लिखेंगे हम, द्रव का आकार निश्चित होता है,
द्रव का आयतन निश्चित होता है। इस प्रकार हम दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे दोस्तों हम एक एक करके ठोस के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्रव के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो दोस्तों ठोस क्या होते हैं, यानी कि हमको पता चल गया है कि ठोस का क्या होता है, उसके कणों में क्या होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार के होते हैं। अब दोस्तों ठोसों का जो वर्गीकरण है ये हम एक तो इसकी किसके आधार पे करते हैं, चालकता के आधार पे, यानी कि चालकता के आधार पे क्या करेंगे दोस्तों, इसका वर्गीकरण। एक दोस्तों इसकी करते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय तरीके से। चालकता के आधार पे दोस्तों ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के ठोस होते हैं, सुचालक, कुचालक और चालक, कुचालक और अर्धचालक। यानी कि ऐसे दोस्तों ये कोई भी ठोस सुचालक भी होता है, कुचालक भी होता है और अर्धचालक भी होता है। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस यही होता है कि दोस्तों जो ठोसों के जो कण होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर की अवस्था में क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो होता है दोस्तों चालकता बैंड होती है, चालकता बैंड। और दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है जो उसके जो ठोस के जो कण होते हैं, यानी कि जो परमाणु पाए जाते हैं जिनसे मिलके वो कोई भी द्रव्य बना है, उसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के बेसिस पे क्या होती है दोस्तों, इनकी चालकता निर्धारित होती है। एक होती है दोस्तों चालकता बैंड और एक होती है संयोजी बैंड। अगर दोस्तों चालकता बैंड और संयोजी बैंड के अंदर अगर बहुत ही कम ऊर्जा के, यानी कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच है जो एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा का जो स्तर है वो अगर बहुत ही कम पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी ऊर्जा लेके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। और अगर ये थोड़ी बहुत ही कम एनर्जी में चले गए तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये चालक कहलाते हैं। अगर दोस्तों इन संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच अगर बहुत ज़्यादा अंतर है और इनको दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाते, यानी कि हम उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं दे पाते, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कुचालक कहलाते हैं। यानी हम जब भी क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में लगाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो लोहा है या हमारे सोना चांदी कोई भी है, उसके क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में, और उससे पदार्थ से क्या होने लग जाती है दोस्तों, करंट फ्लो होने लग जाती है। जबकि दोस्तों जो कुचालक होते हैं, जैसे हमारी लकड़ी हो गई या कोई और अन्य पदार्थ हो गया, लकड़ी, जैसे लकड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम उसको विद्युत परिपथ में भी लगाते हैं तो भी इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा रहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संयोजी बैंड से चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसलिए इनमें क्या होता है दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा दोस्तों इनमें एक होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में दोस्तों चालक और अर्ध कुचालक के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है किसमें, संयोजी बैंड से लेके चालकता बैंड में, इसलिए ये कभी उच्च तापमान पे तो क्या करते हैं दोस्तों, चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं, और निम्न तापमान में क्या करते हैं, ये कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। इस तरीके से दोस्तों चालकता के आधार पे हमारे ठोसों का जो है वो वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब दोस्तों दूसरा प्रकार है हमारे यहाँ पे मतलब ठोसों की व्यवस्था के आधार पे, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय। अब दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय मतलब अमोर्फस। दोस्तों इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो हमारे अणु होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उस ठोस की जो क्या होती है एक निश्चित आकार और यानी कि निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक फिक्स पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय। जबकि ये क्या होते हैं दोस्तों, इनकी जो व्यवस्था होती है क्या होती है, निश्चित होती है
इसकी इनके कणों की यानी कि परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, अनिश्चित होती है। ये इसमें क्या करते हैं, परमाणु कण एक दूसरे से क्या करते हैं, रैंडम बेसिस पे जुड़ जाते हैं। इसका दोस्तों हमने कार्बन के जब अपर रूप पढ़ रहे थे दोस्तों, जो उसमें हम क्या देख रहे थे, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप देख रहे थे दोस्तों। उसमें हमने देखा था कि जो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है, वो क्या है, कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। जबकि जो कोयला होता है, चारकोल होता है, वो क्या होते थे दोस्तों, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। वो इसी बेसिस के ऊपर थे दोस्तों कि इसमें क्या होता था, इनमें संरचना निश्चित होती है, जबकि इनमें क्या होती है, जो कणों की जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, इसमें अनिश्चित होता है। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा है ये है कि इनका जो दोस्तों गलनांक क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टलीय टॉर्सन का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है और फिक्स पॉइंट पे होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे NaCl है वो एक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि जो साधारण नमक होता है दोस्तों वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। हीरा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों, इनका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, फिक्स नहीं होता, फिक्स पॉइंट पे नहीं होता। इनका गलनांक क्या होता है, एक रेंज में होता है। जैसे हम बात करें, यानी कि मतलब रेंज का मतलब जैसे 100 से लेके हम बात कर सकते हैं, जैसे 200 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये इसमें क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की जो क्या होती है, रेंज हो जाती है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या करते हैं, एक अनिश्चित पैटर्न में जुड़ते हैं। तो कहीं तो उनकी क्या होती है, उनके कणों के मध्य बंध मजबूत होता है, जबकि कई कुछ जगह क्या होता है, इनके कणों के मध्य बंध जो है मजबूत नहीं होता। इसलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, गलनांक क्या होता है, वो एक पैटर्न यानी कि एक परास में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में जो बेसिक डिफरेंस देख रहे थे हम दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में हमारे को 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन RS मेंस में पूछा जा सकता है। इसलिए आप किन पॉइंट के आधार पे यहाँ पे डिफरेंस बताओगे, एक तो व्यवस्था के आधार पे, एक गलनांक के आधार पे दोस्तों। एक तीसरा है दोस्तों, तेज धार वाले उपकरण से काटने पर, तेज धार वाले उपकरण से काटने पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक चिकने प्लेन का निर्माण होता है, चिकना प्लेन का निर्माण। जबकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, खुरदरा प्लेन, क्या होता है, खुरदरा प्लेन। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वहां पे एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है बीच में कहीं ना कहीं, अगर उसको हम वहां से काटेंगे तो एक बिल्कुल सॉफ्ट सी हमको क्या दिखेगी, चिकना प्लेन दिखेगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, व्यवस्था जो होती है रैंडम बेसिस पे होती है, इसलिए यहाँ पे चिकने प्लेन का निर्माण नहीं होता दोस्तों। एक है वो होती है समदेशिकता और विषमदेशिकता के आधार पे, यानी कि समदेशिक या विषमदेशिक। दोस्तों जो क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों, विषमदेशिक होते हैं, यानी और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक। यानी कि दोस्तों क्या होता है, जो 3D विन्यास होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, वो क्या होता है दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ये क्या है, रैंडम बेसिस पे जुड़ते हैं, तो लगभग क्या होता है, सभी दिशाओं में एक तरीके से ही दोस्तों ये इनका जो पैटर्न है वो लगभग आपको मिल जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, अलग तरीके का, हर दिशा में क्या होता है, अलग तरीके का पैटर्न पाया जाता है दोस्तों। ये क्या होते हैं, संपीड़ितता की अगर बात करें हम, संपीड़ितता के आधार पर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, संपीड़ित नहीं होते, यानी कि नहीं होते। जबकि क्या होता है, इनमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है, थोड़ी मात्रा में क्या होती है, संपीड़ितता पाई जाती है, थोड़ी मात्रा में क्या होती है, संपीड़ितता। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों, आभासी ठोस होते हैं। यानी कि एक पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों, इनके ठोस यानी ये तो होते हैं वास्तविक ठोस और ये होते हैं आभासी ठोस।
इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है हमारा, NaCl हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। क्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों हमारे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस हो गए। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे ठोस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पे द्रवों के बारे में। दोस्तों द्रव क्या होते हैं, द्रव होते हैं यानी कि ये क्या होती है, ठोस और गैस के बीच की अवस्था होती है। अब दोस्तों द्रव में क्या होता है, जो कणों हमने पढ़ लिया था बेसिक, इसके क्या होते हैं, घनत्व क्या होते हैं ठोस और गैस की अवस्था की अपेक्षा मध्यम में होता है। इसके जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कणों में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम, गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वो हमने जो 7 पॉइंट पढ़े थे दोस्तों, वो हमको क्या करना है, द्रव में अगर विशेषताएं पूछते हैं तो उसमें 7 पॉइंट लिख देंगे। अब दोस्तों द्रवों के क्या करेंगे, बेसिक कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों द्रव का एक गुण पाया जाता है, उसमें पृष्ठ का तनाव। क्या दोस्तों, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो द्रव होता है पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, कोई भी द्रव होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों हमने क्या कर रखा है, ये हमारा एक बर्तन है, यहाँ पे क्या एक हमने क्या कर रखा है दोस्तों, द्रव कर रखा है यानी कि तरल पदार्थ पानी भर रखा है। अब दोस्तों अगर ये पानी क्या है, इसके क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कण हैं इनमें अगर दोस्तों क्या पाया जाता है, अगर पानी का जो जल का अणु है वो अगर बीच में है तो इसके क्या करेंगे दोस्तों, चारों तरफ से क्या लगता है, इसके समान रूप से दूसरे कणों से बल लगता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पृष्ठ के जो सबसे ऊपर वाली सतह है, वहां पे जो कण है, हमारी जो सबसे ऊपर वाली सतह है, वहां पे जो कण है दोस्तों उस पे क्या करेगा, ऊपर की ओर तो कोई बल नहीं लगता, लेकिन नीचे की ओर क्या लगता है दोस्तों, एक बल लगता है। और वो बल क्या करता है दोस्तों, क्या कहलाता है, पृष्ठ का तनाव। इस पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों क्या करता है, द्रव है वो क्या है, अपनी मिनिमम साइज लेने की कोशिश करता है। इसी कारण दोस्तों आप देखते होंगे जो जल की बूंद है वो क्या होती है दोस्तों, कई बार गोलाकार शेप में आपको दिखाई देती है, गोलाकार शेप में वो रहने की कोशिश करते हैं। किस कारण दोस्तों, पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण। दोस्तों पृष्ठ तनाव का क्या है, आपको बेसिक तो पता ही चल गया होगा, जो द्रव की पृष्ठ यानी कि पृष्ठ सतह पर उसके कणों पर नीचे की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और दोस्तों इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, पृष्ठ तनाव कहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का उपयोग क्या करते हैं हम, जिससे कहाँ करते हैं, पृष्ठ तनाव जैसे हम गर्म सूप पीते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है, गर्म सूप का क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, कम। इसकी वजह से जो गर्म सूप क्या होता है, हमारी जीभ में कहाँ पे पहुँच जाता है दोस्तों, अंदर तक पहुँच जाता है और हमको क्या होता है, ज़्यादा स्वाद आता है। जबकि ठंडे सूप का क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। इसकी वजह से वो जो सूप होता है हमारे जीभ के अंदर यानी कि स्वादेंद्रियों तक ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हमको क्या है, उसमें कम स्वाद आता है। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव दोस्तों हम देखते हैं हमारे बाहर जो पानी भरा होता है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, उसमें जो मच्छर तैरने लग जाते हैं वो मच्छर डूबते नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण क्या करते हैं दोस्तों, वो डूबते नहीं। अगर उस पानी में हम क्या कर देते हैं, थोड़ी मात्रा में क्या मिला देते हैं दोस्तों, केरोसिन मिला देते हैं, तो उस जल का क्या हो जाता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसकी वजह से जो मच्छर है वो पानी में डूबने लग जाते हैं और क्या हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के हमारे एप्लीकेशन हुए। अब दोस्तों द्रव का जो हमारा एक क्वालिटी हमने एक गुण पढ़ लिया दोस्तों, क्या है, पृष्ठ तनाव। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दूसरा, क्या पढ़ेंगे, द्रव का जो दूसरा गुण है वो है दोस्तों केसी तत्व। दोस्तों एक यहाँ पे हम समझेंगे, केसी तत्व को समझने से पहले समझेंगे दो प्रकार के बलों के बारे में। एक होते हैं दोस्तों संजक बल, एक होता है संजक बल और एक होता है दोस्तों आसंजक बल। आसंजक बल दोस्तों नाम से पता चल रहा होगा कि संजक बल यानी कि
एक ही जो होता है, एक ही पदार्थ होता है, उसके अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, आपस में बल होता है। जैसे जल के अणु है, H2O के अणु है, उनके अणुओं में आपस में जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, संसंजक बल कहलाएगा। जबकि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य या कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, आसंजक बल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि जल का अणु H2O के अणु किसके साथ है, कांच के साथ। अगर हम उसको किस में लगा रहे हैं, कांच के नली में डाल रहे हैं, तो जो जल के अणुओं में आपस में भी बल लग रहा है, एक दूसरे में आकर्षण बल लग रहा है, और जल के अणु का कांच के अणु के साथ भी जो बल लग रहा है, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आसंजक बल। अगर दोस्तों संसंजक बल और आसंजक बल में से जो ज़्यादा मतलब होता है, यानी कि अगर संसंजक बल ज़्यादा है आसंजक बल से, तो जो द्रव होता है वो अपने आप में अपने पास रहने की कोशिश करता है। जबकि आसंजक बल अगर उन पदार्थों के बीच ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जैसे अगर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पानी होता है और कांच होता है, उनमें क्या होता है, आसंजक बल ज़्यादा होता है। इसलिए हम अगर किसी नली में, छोटी सी नली में अगर पानी डालते हैं, तो क्या करता है दोस्तों, हमारा जो पानी होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। जबकि दोस्तों जो पारा होता है हमारे, उसमें क्या होता है, आसंजक बल क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या है यहाँ पे दोस्तों जो नली है उसको क्या दिखाया है, थोड़ी सी ये बहुत ही बारीक और पतली नलियाँ होती हैं, तो यहाँ पे दिखाया है ये पारा। दोस्तों पारे में क्या होता है, जो संसंजक बल होता है वो ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, पारा है वो अगर कांच की नली को भिगोता नहीं है, कांच की नली के यहाँ पे कोनों पे ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता। जबकि जल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे जल का स्तर है तो ये साइड से क्या होता है दोस्तों, ऊपर तक चढ़ जाता है, जबकि पारा ऊपर तक नहीं चढ़ता। इस कारण दोस्तों पारा में है जो ऊपर की सतह किस प्रकार की बनती है, उत्तल, जबकि जो जल होता है इसमें किस प्रकार की बनती है, अवतल। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे केशिकत्व के गुण है, यानी कि किसी द्रव का किसी कांच की नली में ऊपर की ओर चढ़ने का गुण क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। अब दोस्तों केशिकत्व के एप्लीकेशन कहाँ पे आते हैं, ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। दोस्तों जो हमारे खेतों में क्या होता है, जैसे बारिश हो गई, बारिश होने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब खेतों को जल्दी से जल्दी बुआई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी बुआई नहीं करते तो क्या होती है दोस्तों, खेतों में क्या होती है, ऐसे छोटी छोटी नलियाँ खेतों में क्या होती है, मिट्टी में ऐसी छोटी छोटी नलियाँ हो जाती है, अपने आप बन जाती है दोस्तों ये। और जो हमारी मिट्टी के अंदर जो पानी समाया हुआ है मिट्टी के अंदर, वो क्या होता है दोस्तों, इस नलियों के थ्रू ऊपर तक आने लग जाता है और वाष्पीकरण होने लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी पहले ही बुआई कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, बुआई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो मिट्टी के अंदर जो पानी गया हुआ है वो ऊपर वाष्पीकरण होके उड़े नहीं। दूसरा दोस्तों केशिकत्व का उदाहरण, जैसे हम यहाँ पे किस में देखते हैं, जैसे हमारे लालटेन होती है, हमारे यहाँ कोई भी मोमबत्ती जो होती है उसमें क्या होता है, लालटेन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या भरा होता है, लिक्विड, यानी कि केरोसिन या कुछ भी जो भी हम भरते हैं वो भरा रहता है। और यहाँ पे हमारे क्या जलती रहती है दोस्तों, लो। तो वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किसका एक एप्लीकेशन है दोस्तों, केशिकत्व का ही एप्लीकेशन है। जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या करता है दोस्तों, छोटी छोटी नलियों के माध्यम से यानी कि ऊपर पहुँचता रहता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये सेकंड कॉन्सेप्ट है द्रवों का। पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, रस तनाव, दूसरा पढ़ लिया हमने केशिकत्व। अब दोस्तों तीसरा है हमारे वाष्पीकरण। अब दोस्तों वाष्पीकरण की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको पता चलेगा कि दोस्तों हम देखते हैं कि जो जल होता है वो क्या होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनता है। लेकिन क्या होता है, जल का दोस्तों क्या होता है, कमरे के टेम्परेचर पे भी, कमरे के तापमान पर दोस्तों, कमरे के तापमान पे भी जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और ये कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे हम देखते हैं आसपास हमारे जैसे मटके का पानी होता है दोस्तों, वो ठंडा क्यों लगता है हमको, इसी वाष्पीकरण की घटना के कारण लगता है। क्योंकि जो हमारे कमरे के टेम्परेचर होता है उसमें क्या करता है, जल
धीरे धीरे वाष्पित होते रहता है और इसलिए मटके का पानी हमको ठंडा भी लगता है। और दोस्तों जो कूलर होता है, पंखे आदि, इनकी हवा भी हमको ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि ये किस घटना के कारण, वाष्पीकरण की घटना के कारण। तो वाष्पीकरण क्या है दोस्तों? कमरे के टेम्परेचर पे जल का वाष्प में बदलने की घटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। इसमें दोस्तों जो जल का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। अब दोस्तों वाष्पीकरण के बाद दोस्तों हमारे एक बचा है इसमें श्यानता। 2 नंबर पे पूछा जा सकता है हमको, श्यानता क्या होती है? दोस्तों कोई भी द्रव होता है यानी कि तरल होता है, उसकी जो भी हमारे, जैसे मान लो दोस्तों पानी है, पानी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इसमें क्या होती है दोस्तों, ये अपनी जो संरचना रखता है, इसे कैसे रखता है दोस्तों, ये परतों के रूप में रखता है, एक के ऊपर दूसरी परतें लाई जाती है। जैसे नदी में क्या होता है दोस्तों, पानी बह रहा है, अब उसमें क्या होती है, क्रमागत परतें होती है, जो सबसे नीचे की जमीन, नदी में सबसे नीचे जो जमीन से जुड़ा हुआ है पानी, वो उसके ऊपर भी थोड़ा, और उससे ऊपर अपन ऊपर तक आते जाते हैं दोस्तों। तो जो नीचे का जो पानी होता है, वो जो सबसे ऊपर का पानी होता है, उसके बहाव में भी आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, अंतर मिल जाएगा। ये किस कारण होता है दोस्तों? श्यानता के कारण। यानी कि जो द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच क्या होता है, घर्षण बल होता है, यानी घर्षण बल होता है, वो द्रव की जो परतें होती है दोस्तों, उनको क्या करता है, फ्लो होने में जो क्या होता है, विरोध करता है, और इस बल को क्या बोलते हैं दोस्तों? श्यानता बल होते हैं, श्यानता बल बोलते हैं। एक तरीके से दोस्तों जब हम क्या करते हैं, ठोसों के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो वहाँ पे जो घर्षण बल लगता है, और जबकि द्रवों में अगर इस प्रकार का जो घर्षण बल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम श्यानता बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पे जो द्रव का जो कॉन्सेप्ट है, द्रव जो पढ़ रहे थे, वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैसों के बारे में। दोस्तों गैसों के बारे में अब 7 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने ही है। गैसों में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि ठोस और द्रव से कम होता है। इनका घनत्व सबसे कम होता है, इनका आयतन और आकार भी निश्चित नहीं होता। ये हमारे 7 पॉइंट के अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट हो रहे हैं हमारे, यानी कि जो ठोस होते हैं, गैस होती है दोस्तों, हमारे गैस के कण क्या करते हैं दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करते हैं। किससे गमन करते हैं? सीधी रेखा में गमन करते हैं। दोस्तों गैस के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और जब ये कण एक दूसरे से टकराते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा में कोई भी ह्रास नहीं होता। गैस के कण दोस्तों अगर इसको किसी पात्र में भर देते हैं तो वो ये पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं। जैसे दोस्तों ये पात्र है, इसकी दीवारों से टकराएगी, ये गैस का अणु है, इससे टकरा के इधर चला जाएगा। ऐसे अगर ये अणु होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, वो एक दूसरे से टकरा के आ जाएंगे, पात्र की दीवारों से टकराएंगे, और इस पात्र की दीवार से टकराने के कारण जो दाब होता है दोस्तों, वो उसके ऊपर फील होता है। किस पे? उस पात्र के अंदर जो क्या होता है, उसका, उस गैस का दाब फील होता है। और दोस्तों यही जो सिद्धांत होता है, यानी गैस के अणु सीधी रेखा में गमन करते हैं, इनके अंदर एक दूसरे से टकराते हैं, और पात्र के दाब पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, उसका गैस का दाब कहलाता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहलाता है, काइनेटिक जो होता है, यानी कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहलाता है। अब दोस्तों गैसों का ये अणुगतिक सिद्धांत हो गया। अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे, जो कुछ प्रमुख 2-3 गैसें हैं उनके बारे में हम, हमारे को क्या कर सकता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे एक तो हो गए दोस्तों एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों एलपीजी के बारे में अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें इसका जो मुख्य घटक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसके क्या होते हैं दोस्तों, अब जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, यानी कि उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको एलपीजी गैस को प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर ये एलपीजी का उपयोग कहाँ करते हैं हम, इसके जो मुख्य तत्व होते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी इसका उपयोग जैसे रसोई गैस में, किस में करते हैं दोस्तों, रसोई गैस में। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है,
पेट्रोलियम, मुख्य तत्व लिख देंगे पहले तो मुख्य तत्व, फिर रखेंगे रसोई गैस में उपयोग कहाँ है, रसोई गैस में पेट्रोलियम के क्रूड पेट्रोलियम द्वारा, समझ गए, पेट्रोलियम शोधन द्वारा। इस प्रकार दोस्तों अगर हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एलपीजी गैस को लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या होती है दोस्तों, खुशबू नहीं आती, और हमारे रसोई गैस में क्या है, ये क्या है दोस्तों, अगर लीक होने से हमको ताकि पता चल जाए खुशबू आए कि नहीं आए, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों, मरकेप्टन नामक एक दुर्गंध वाली गैस मिला देते हैं, जिससे अगर एलपीजी क्या होती है दोस्तों, लीक होती है तो हमको पता चल जाता है कि हमारी एलपीजी लीक हो रही है। अब दोस्तों एलपीजी के बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सीएनजी दोस्तों क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होती है दोस्तों, ये हमारे को क्या मिलती है, जब हम खानों की खुदाई करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलती है, हमको प्राकृतिक तरीके से मिल जाती है, और इसको क्या कर देते हैं, हम कंप्रेस कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, और दोस्तों ये क्या होती है, मीथेन क्या होती है, ये पूरी तरीके से जब हम यूज लेते हैं तो पूरी तरीके से अपघटित हो जाती है। इस कारण ये क्या होती है दोस्तों, जो वायुमंडल यानी कि हमारे पर्यावरण की विदेशी गैस भी मानी जाती है, तो इसको उपयोग हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं गैसों के 2 गुण हैं, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, गैस को क्या द्रव में बदल देते हैं और कभी द्रव को गैस में बदल देते हैं। इसके लिए हमारे को 2 बेसिक डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। एक होता है दोस्तों क्रांतिक ताप, और एक होता है दोस्तों क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप दोस्तों मैं बोलूँ उसी समय आपको क्या है दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्रांतिक ताप क्या होता है दोस्तों, क्रांतिक ताप होता है ऐसा ताप दोस्तों, इससे अगर दोस्तों हम गैसों को क्या करते हैं, अगर लिक्विड में बदलते हैं तो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ताप और एक होता है दाब। अगर दोस्तों हम किसी गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाब बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो गैस या तो लिक्विड में बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो लिक्विड में बदलने के लिए क्या करते हैं, गैस का दाब की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक टेम्परेचर ऐसे होता है उससे अगर ऊपर उस गैस का टेम्परेचर है तो उसको हम चाहे दाब कितना भी बढ़ा लेते हैं, वो गैस हम क्या नहीं कर सकते, उसको लिक्विड में नहीं बदल सकते। इसलिए ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर हम उस गैस पे चाहे कितना भी दाब बढ़ा ले उसको लिक्विड नहीं बदल सकते, क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। और दोस्तों क्रांतिक दाब क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप पर उस गैस के ऊपर लगाया गया दाब, यानी कि वह न्यूनतम दाब जिससे वो गैस में बदल जाती है, तरल में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। यानी क्रांतिक दाब क्या हुआ, क्रांतिक ताप पर वह मिनिमम दाब जिससे वो गैस किस में बदल जाती है, तरल में, क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक ताप क्या होता है दोस्तों, ऐसा वह ताप जिससे ऊपर गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता, चाहे उस पर दाब कितना भी लगा दिया जाए। दोस्तों द्रवों को जो होती है, गैसों को द्रव में बदलने के लिए कई प्रकार की विधियाँ होती है, जैसे क्लोड विधि आदि कई सारी विधि होती है, लेकिन हम यहाँ पे उन विधियों को तो हमारे सिलेबस के में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन है जूल थॉमसन इफेक्ट यानी प्रभाव। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जो भी गैस होती है उसको हमको क्या करते हैं, लिक्विफाइड करने यानी तरल में बदलते हैं। तो एक दोस्तों क्या होता है, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसी नली लेते हैं और उस नली में क्या करते हैं दोस्तों,
हमको पता है दोस्तों, किसी गैस को तरल में बदलने के लिए उसके दाब की अपेक्षा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। यानी उसका टेम्परेचर अगर कम है तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कम दाब पे भी लिक्विड में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे क्या है, गैस के अणु है। अब दोस्तों इन गैस के अणुओं में हम टेम्परेचर दाब है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, एक छिद्र रखते हैं और दाब बढ़ाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, इस छिद्र को खोल देते हैं, जिससे क्या करते हैं दोस्तों, ये गैस के अणु क्या होते हैं, इस यहाँ पे तेजी से क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये खुले स्थान पे आते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इन गैस के अणुओं में क्या होता है दोस्तों, शीतलन होता है, यानी कि इनका क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर कम हो जाता है और क्या होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, गैस के अणु क्या हो जाते हैं, तरल में बदल जाते हैं। ये प्रभाव क्या कहलाता है दोस्तों, जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। अब दोस्तों हमारे एक जो है इम्पोर्टेंट गैस बची हुई है, वो है निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें क्या होती है, दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है, गैस या गैस लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये क्या होती है दोस्तों, हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी दोस्तों। आवर्त सारणी में हमने देखा था, जो हमारी आवर्त सारणी थी उसमें जो हमारे राइट हैंड साइड में जो 18वां आवर्त था, उस 18वां वर्ग था, सॉरी दोस्तों 18वां वर्ग था। उस 18वें वर्ग में क्या थी दोस्तों, हमारी नोबल गैसें थी, निष्क्रिय गैसें थी। ये क्या दोस्तों, अधातुएं होती है दोस्तों, और इनमें क्या होता है, क्योंकि इनका अष्टक कोण होता है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था हीलियम हो गई दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आर्गन हो गई दोस्तों, नियोन हो गई दोस्तों। ये क्या थी दोस्तों, हमारी निष्क्रिय गैसें थी। और इनका क्या होता है दोस्तों, हीलियम में तो क्या होता है दोस्तों, इसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए निष्क्रिय होती है। जबकि आर्गन और नियोन में क्या होता है दोस्तों, इनके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, अष्टक कोण होता है, इसलिए ये क्या होती है दोस्तों, निष्क्रिय गैसें होती है, यानी कि ये दूसरे से क्रिया नहीं करती। इन निष्क्रिय गैसों का दोस्तों हम उपयोग किसमें करते हैं, जैसे हमारे बल्ब होते हैं, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं, हम आर्गन गैस का उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन गैसों का उपयोग हम करते हैं हम, जैसे हमारी कोई भी पुस्तक हो गई या बहुत सारे ऐसे किताबें या कोई भी हो गई जिसको हमको लंबे समय तक रखना है, सुरक्षित करके रखना है, तो उसको किस में रखा जाता है दोस्तों, निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस के अंदर रखा जाता है। जैसे हमारा संविधान हो गया, अगर उसको हमको सुरक्षित रखना है तो क्या करेंगे हम दोस्तों, नोबल गैस के अंदर रख देंगे। हमारे खाने की चीज़ों को भी सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, निष्क्रिय गैसों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे लिए ठोस दर और गैस तक, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे दोस्तों 2 अवस्थाएं बची हुई है, वो दोस्तों प्लाज्मा और बीईसी। दोस्तों अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्लाज्मा क्या है और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। दोस्तों ये तो है दोस्तों पदार्थ की क्या है, छोटी अवस्था। क्या है दोस्तों, छोटी अवस्था। और दोस्तों ये है दोस्तों इसकी पदार्थ की 5वीं अवस्था। दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी खोज क्या की थी दोस्तों, हमारे भारत के वैज्ञानिक हुए थे सत्येंद्र नाथ बोस और आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। प्लाज्मा होती है दोस्तों, वो क्या है, चौथी अवस्था है। और आपने सुना होगा प्लाज्मा का नाम, ये तारों में और हमारे स्टार्स में जो उनकी जो स्थितियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, प्लाज्मा होती है। ये क्या होती है दोस्तों, उच्च तापमान पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है दोस्तों, उच्च तापमान पे। जबकि ये क्या होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा निम्न तापमान पे। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो परमाणु या कणों जो हमारे कण होते हैं उनकी जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों कितना हो जाता है, 1000-2000 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे परमाणु और जो अणु होते हैं यानी कि जो कण होते हैं, एक एक कण का जो टेम्परेचर होता है वो कितना पहुंच जाता है दोस्तों, 1000 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कण होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, परम शून्य ताप तक, यानी कि परम शून्य ताप।
दोस्तों परम शून्य ताप क्या होता है, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं हम, परम शून्य ताप बोलते हैं। वहां तक पहुंच जाता है और इसमें हजारों में पहुंच जाता है। प्लाज्मा अवस्था दोस्तों ये तारों में और सूर्य के आसपास यहाँ पे ज्यादा अवस्था में देखने को पाई जाती है। इस अवस्था में दोस्तों ये हमारे जो बल्ब होते हैं दोस्तों, ट्यूबलाइट होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मा अवस्था का उपयोग करते हैं। इसमें दोस्तों जो कण होते हैं वो किसमें कौन सी अवस्था में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं या आयनित अवस्था के रूप में होते हैं। इसमें जो कण होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, आयन के रूप में या आयनित अवस्था में। जबकि यहाँ पे प्रत्येक कण का टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हमारी दोस्तों इसकी खोज की थी दोस्तों बोस आइंस्टीन, यहाँ पे लिख सकते हैं। हमको दोस्तों अलग अलग पूछेगा, या तो प्लाज्मा अवस्था पूछेगा या बीईसी अवस्था पूछेगा, तो 2 मार्क्स में हम दोस्तों इनकी 4-5 बातों के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो द्रव की अवस्था है वो चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। अब दोस्तों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और वो क्वेश्चन ही मैंने क्या किए थे यहाँ पे आपको पढ़ाते वक्त बीच में बताए थे, उनको आप क्या करोगे, फिर से रिवीजन करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले ठोस द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन, गैस का तुलनात्मक अध्ययन, जो कि मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन ही आपको पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस वर्सेज अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय वर्सेज अक्रिस्टलीय ठोस। इसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, आंसर लिख के प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मैंने इसी में पढ़ाया था, लेकिन आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। गैसों में दोस्तों मैं आपको एलपीजी और वर्सेज सीएनजी के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपको निष्क्रिय गैस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे क्या है, आपकी आंसर राइटिंग आसानी से हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये जो है द्रव्य की अवस्था है ये चैप्टर कंप्लीट होता है।